वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवीर राज। तो चलिए, नरेशन में हमने आप लोगों को जहाँ पर छोड़ा था, आज हम अपनी इस क्लास को उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डे हम नरेशन में हम पढ़ चुके थे लेट से संबंधित नियम, या लेट या फिर लेटर से संबंधित नियम। हमने जिसमें आपको 2 नियम बताए थे। इसमें हमने आपको बताया था कब हम ते शुड का प्रयोग करते हैं कर्ता के रूप में, कब हम वी शुड का प्रयोग करते हैं, और कब हम टू प्लस लेट लिखते हैं। तो हमने बताया था कि हमारा वाक्य यहाँ पर अगर लेटर से स्टार्ट होगा या लेटर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये ऐसे होगा वाक्य, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होगा, कामा एंड कामा क्लोज होगा। तो हमने आपको इसको बनाने का तरीका यही बताया था कि यहाँ पर सैड अगर आ रहा है तो सैड को प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर आरबी के, ये हमारा आरबी का वाक्य होता है और ये हमारा आरएस का वाक्य होता है। तो अगर आरबी के वाक्य में सैड आ रहा है तो इसको प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज करते हैं। अगर सैड टू आ रहा है तो फिर इसको हम चेंज करते हैं प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में। और कामा इनवर्टेड कामा कोटा लगाते हैं हम दैट के बाद हमने आपको बताया था। इसके बाद हम इसमें कर्ता के रूप में लगाते हैं वी शुड या फिर दे शुड। वी शुड या फिर दे शुड का हम प्रयोग करते हैं। हमने आपको बताया था कहाँ हम वी शुड लगाते हैं और कहाँ पर हम दे शुड का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। हमने इस आप लोगों को ये बताया था कि अगर आरबी के वाक्य में, ये है हमारा आरबी का वाक्य, हमने क्या कहा जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के बाहर होगा वो होगा हमारा आरबी का वाक्य। अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस मिल जाए या फिर ऑब्जेक्टिव केस मिल जाए, आई और वी आते हैं ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट। तो अगर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मिल जाए या फिर सब्जेक्टिव केस मिल जाए तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर कर्ता के रूप में दैट के बाद वी शुड का प्रयोग करेंगे। ये बात हमने आपको लास्ट डे हमने इसी के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें आपको सभी जानकारी वन बाई वन स्टेप टू स्टेप हमने प्रदान करने की कोशिश की है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया है तो प्लेलिस्ट अपने बना दीजिए। आप जैसे ही या तो हमारे चैनल का नाम सर्च करना लर्न विथ राज या फिर नरेशन बाई राज। आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाई राज, आप जैसे यूट्यूब में नरेशन बाई राज सर्च करेंगे तो आपको ये समझ लेना हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ऑलरेडी 10 क्लासेस अपलोडेड हो चुकी हैं। हमने अभी तक आप लोगों को 10 क्लासों में ये समझ लेना 70 से 80% कोर्स करा दिया है। अब हमारे पास केवल 20% कोर्स बचा है जिसमें से हमारे पास है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो 2 दिन की क्लासें बची है हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के, और इसके बाद 1 या 2 दिन की क्लासें आएगी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। इसके बाद केवल हमारे पास ये समझ लेना 3 से 4 क्लासें आएंगी। इसके बाद जब हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम सभी को आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर लिख लिख कर आपको बता देंगे कौन से सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं और इसके बाद उसको बनाने का नियम क्या होता है। ये हमारी बात की बात है जब सेंटेंस हमारे खत्म हो जाएंगे, यानी नरेशन जब हमारा खत्म हो जाएगा नरेशन टॉपिक, तो इसके बाद हम ये वन बाई वन आपको बता देंगे कि हम कैसे सेंटेंस को पहचानते हैं और इसके बाद उसके बनाने का तरीका क्या होता है। तो ये बाद में हम देखेंगे। लेकिन अब जिन लोगों ने अगर ये वीडियो में मिस किया है समझ लेना, आप नरेशन बाई राज सर्च करना यूट्यूब में। जैसे ही नरेशन बाई राज सर्च करोगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें से हमने ऑलरेडी 10 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं और आज की हमने 11th नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। हम नरेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, नरेशन में ही हमारा ये टॉपिक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके बाद नरेशन हमारा यहीं से खत्म होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा ये वीडियो यहाँ से देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें या आप चाहे जो एग्ज़ाम दें, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ मैं आज अपनी इस पहली क्लास को कंटिन्यू करना चाहूँगा। हम पढ़ रहे हैं आज नरेशन में ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सक्लामेटरी मतलब होता है विस्मयादिबोधक। तो जिसमें या तो आश्चर्य प्रकट हो या दुख जताया जाए या फिर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता व्यक्त की जाए, तो ये होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कुछ इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी होते हैं। तो वो सभी चीज़ें हम इसमें जानेंगे कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे और इसके बाद उसके बनाने का तरीका क्या होगा, क्या रहने वाला है उसके बनाने का तरीका। तो आज की क्लास में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। चलिए आज की क्लास इसी के साथ अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ये हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होता है कामा इनवर्टेड कामा, और इसके बाद यहाँ से ये हमारा कामा इनवर्टेड कामा हुआ क्लोज।
यहाँ पर आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये समझ लेना। आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे तो ये हमारा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपको ये वर्ड बहुत ही कायदे से लर्न रखना है। इलास, इलास के बाद आ जाए एक्सक्लामेशन मार्क। हमने क्या लिखा? इलास, इलास के बाद आ जाए एक्सक्लामेशन मार्क, या फिर इलास, इलास के बाद आह, आह आ जाए और इसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगाओ, या फिर ओ आ जाए एक्सक्लामेशन मार्क लगाओ। तो ये सभी आपको ये इनसे ये दुख प्रकट करने वाले होते हैं, इनसे दुख का भाव निकलता है। आ, ओ, एलास, ये सभी दुख को प्रकट करते हैं, इससे दुख का भाव प्रकट होता है इन शब्दों से। तो हमने अभी कहा आप लोगों को, आप लोगों से हमने भी बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। जिन शब्दों से ये सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द दिए रहेंगे जिसमें या तो दुख का भाव प्रकट हो, या आश्चर्यजनक का भाव प्रकट हो, या कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात कही गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात कही गई हो, तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसके बाद ये होते हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच में। अब इसके बाद हम इनको इनडायरेक्ट, ये हमारे अब सेंटेंस को हम ऐसे पहचानेंगे। ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दी रहेगी। अब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये हमारा होता है आरबी का वाक, और ये होता है हमारा आरएस का वाक। अब देखो यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आरबी का वाक्य है और ये आरएस का वाक्य है। जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के बाहर होगा वो होगा आरबी का वाक्य, जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के अंदर होगा वो होगा आरएस का वाक्य। अब इसके बाद हमने कहा यहाँ पर सब्जेक्ट, आरबी के वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब आपको ये वर्ड याद रखने हैं कि ये दुख प्रकट करने के लिए होते हैं। एलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं, ये दुख प्रकट करने के लिए होते हैं। तो इन शब्दों को हम याद रखेंगे, इनके आरबी के वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर आरबी को जी ये हम बनाएंगे हमारा इनडायरेक्ट में, अब इसको बना रहे हैं इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में इसको कौन कौन से चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो चीज़ हम यहाँ से देखेंगे। तो आरबी की वर्ब चेंज होती है इसमें एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ लगाते हैं, एक्सक्लेम विथ सारो, क्योंकि दुख के लिए है इस वजह से एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि इसमें आरबी की वर्ब में ये हमने आरबी की वर्ब, क्योंकि हमने जब आपको फर्स्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय परिवर्तन से कुछ मुख्य बिंदु, तो इनमें से हमने आपको आरबी की वर्ब के वर्ब को के बारे में हमको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे हमारे सामने सेंटेंस आएगा हम सेंटेंस को पहचान लेंगे। इसके बाद सर्वप्रथम हम चेंज करते हैं आरबी की वर्ब को। आरबी की वर्ब को चेंज करने के बाद फिर आगे हमारे पास जो कंजंक्शन लगता है वो लगाते हैं। इसके बाद सेंटेंस को हम अथॉरिटी बनाते हैं, ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें एज ए कंजंक्शन, एज ए कनेक्टर के रूप में यहाँ पर हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाते हैं दैट। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे हम दैट। दैट लगाने के बाद यहाँ पर सेंटेंस हमारा बनता है असर्टिव। असर्टिव मतलब ये होता है SHVO, जिसका मतलब होता है असर्टिव मतलब ये होता है SHVO, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद सेंटेंस हमारा बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में, और लास्ट में लगेगा हमारा फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस इसको कहा जाता है जिसमें होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SHVO। अब हमारा इसके बाद आगे सेंटेंस कैसा बनता है, असर्टिव सेंटेंस बनता है और वहाँ पर हम लगा देते हैं फुल स्टॉप, लास्ट में लगता है हमारा फुल स्टॉप। तो आपको इसमें याद रखना है कि इसमें ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ये एलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, आह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ के बाद एक्सक्लेमेशन, ये होते हैं दुख प्रकट करने के लिए। हमने अभी आप लोगों को बताया जब हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में बताया कि वे शब्द जिनसे हमको दुख का भाव प्रकट हो, या फिर कोई आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात कही गई हो, या फिर कोई सुख का भाव जिसको को आनंदित करने वाली कोई बात कही गई हो, और इसमें कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है, ये होता है इसका एक्सक्लेमेशन मार्क, ये ऐसे लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको इससे भी याद रखना है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा या फिर ये शब्द लिखे होंगे, या फिर व्हाट और हाउ वाले में लास्ट में लगता है, तो वो चीज़ अभी जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम समझेंगे। तो इसमें ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, आपको बीच में मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हम यहीं से समझ जाएंगे कि हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब इसके बाद तरीका क्या होगा, अगर आपके आरएस के वाक्य में कोई दुख की बात प्रकट हो रही हो, या कोई दुखी भावना हो, दुख की भावना हो, तो वहाँ पर ये समझ लेना हम आरबी की वर्ब, हमारा क्योंकि मेन काम यही होता है आरबी की वर्ब को चेंज करना, तो आरबी की वर्ब को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ सारो। इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट,
दैट के बाद सेंटेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें से ये चीज़, अब इसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से क्योंकि ये और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लेना। तो आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ओह आई एम रीड, ओह आई एम रीड। अब इसके बाद देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज है। अब सेंटेंस को समझो, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओह आई एम रीड। तो आपको हमने जो वर्ड्स बताए, आपको उन वर्ड्स पे गौर करना है। यहाँ पर आ रहा है ओ के बाद लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये हमारा है असर्टिव सॉरी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर दुख की भावना प्रकट हो रही है, तो इस वजह से हम यही जो हमारा फर्स्ट रूल है, इसी फर्स्ट रूल को लगाएंगे। क्या हम लगाएंगे कि यहाँ पर आरबी के वर्ब को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो के साथ। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सर्वप्रथम हमारे पास सेंटेंस को पहचानना होता है, तो हमने सेंटेंस को पहचान लिया कि मैं यहाँ पर लगा एक्सक्लेमेशन मार्क और दुख की भावना प्रकट हो रही है, तो इस वजह से ये हमारा 100% एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। इसके बनाने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे आरबी की वर्ब, तो आरबी की वर्ब को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो में। तो आई, अब इसको हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, आई एक्सक्लेम्ड विद सारो, आई एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजंक्शन, कनेक्टर क्या लगाएंगे? कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर हम लगाएंगे यहाँ पर दैट, आई एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट लगाने के बाद सेंटेंस हमारा बनता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई कौन सा पर्सन है? तुरंत आपको लिखना है नियम 123/सन। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सभी विद डिटेल के साथ हम जो हमारी ये 10 क्लासेस कंप्लीट हुई हैं, इन 10 क्लासों में हमने यही जाना है कि हम सब्जेक्ट को वर्ब को ऑब्जेक्ट को कैसे हम चेंज करते हैं। तो ये समझ लेना, जो स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो हैं करीब, तो उसमें हमने यही सीखा है। नरेशन को हमने बेसिक से लिया था, जिसमें हमने नरेशन के बारे में स्टार्टिंग में यही आपको बताया था, उसमें हम वर्ब कैसे चेंज करते हैं और उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देख लें, क्योंकि आपको 100% नहीं आते, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आपने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा और आपने पढ़ा भी होगा तो आपको इतने बेहतर तरीके से जैसा हमने समझाया है ये समझ लेना, अगर कोई हमारे साथ फर्स्ट डे के साथ जुड़ा है तो उसको नरेशन में कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। वो चाहे कंपटीशन लेवल का भी हो तो उसमें भी कोई समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन बशर्ते आपको जिस शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ उसी शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है। हमने बताया था 123/सन नियम, जिसमें फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन चेंज करते हैं आरबी के ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हमारा होता है 123/सन नियम, जिसमें से देखो अब ये हमको इसको चेंज करना है। हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन सब्जेक्ट हमने देखा यहाँ पर आई है तो आई का आई रहेगा। अब आई एम रीड, तो यहाँ पर आई के साथ लगा है एम, तो इसको हमने पढ़ा था कि इज आर एम को चेंज करते हैं वाज और वर्ब में, तो आई के साथ लगाएंगे वाज, आई वाज, और इसके बाद रीड है तो रीड को रीड में ही चेंज कर दो, आई वाज रीड। तो ये हमारा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, जिसमें देखो आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओह आई एम रीड। ये हमारा सेंटेंस हमने आपको बताया कि ये जो आपको वर्ड्स लिखे हैं, एलास हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, ये दुख प्रकट करने के लिए होती हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में यही आपको जब डेफिनेशन बताई थी, तो जिन शब्दों से या जिन सेंटेंसों में ये समझ लेना दुख की भावना प्रकट की जाए, या फिर प्रसन्नता की भावना प्रकट की जाए, या फिर कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात कही जाए, तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाने का क्या होता है, इनके तीन नियम होते हैं, 3-4 नियम होते हैं। तो जिसमें हमने आपको बताया फर्स्ट नियम हमारा यही है कि अगर आपको मिल जाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एलास हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, या फिर आ हो या ओ हो, ये दुख प्रकट करने वाले आपको शब्द दिखाई दें आर एस के वाक्य में, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी की वर्ब में परिवर्तन करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करने के बाद हमारा सेंटेंस यहाँ पर हमको लगाना होता है कंजंक्शन, तो हम यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर कंजंक्शन लगाएंगे दैट। ये हो गया हमारा दैट। अब इसके बाद आगे सेंटेंस बनता है असर्टिव। अब आपको सेंटेंस लिखकर बताया विथ एग्जाम्पल के साथ, आपको हमने बताया कि हम कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा ओह आई एम रीड, तो इसको हमने बताया आई एक्सक्लेम्ड
with sorrow that I was ruined. I exclaimed with sorrow that I was ruined. ये हमारा हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम मूव करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा। अब इसके बाद एलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास माई सन डाइड। अब यहाँ पर हमने आपको बताया सेंटेंस को पहचानना है। यही मेन काम होता है सेंटेंस को पहचानना कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा किस टाइप का है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर इम्परेटिव है। तो हमने बताया आपको यहाँ पर आपको वर्ड्स मिलेंगे। एलास हो गया, देखो यहाँ पर एलास, आह, ओ, ये अगर आपको वर्ड्स मिल जाए तो इसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो में, और हमारा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आरएस के वाक्य में आपको ये वर्ड्स मिल जाए, एलास हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, ये वर्ड्स मिल जाए तो ये हमारा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसको बनाने का तरीका ये होता है कि आरबी की वर्ब को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद सारो में। इसके बाद कंजंक्शन लगाते हैं दैट, और यही हमारा सेंटेंस इसके बाद बनता है असर्टिव सेंटेंस। जैसे असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है SHVO, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, ये देखो हम अब ये हमारा डायरेक्ट में, अब इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सी, अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि सेट को हटाकर लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो। सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्योंकि इलास लिखा है। सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो। इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर, यहाँ पर देखो कामा इनवर्टेड कामा लगा है, इसको हटाकर लगाएंगे हम दैट। कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हमने लगा दिया दैट। अब माई कौन सा पर्सन है, तो आपको तुरंत नियम जाना है 123/सन, जिसमें से हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी आरबी का सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर माई कौन सा पर्सन है, तो आई, ये वाली आपको लाइन याद होगी, आई, मी, माई, माइन, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। आई, मी, माई, माइन, फर्स्ट पर्सन ये हमारा पॉसेसिव केस है। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सी, तो इसका क्या होगा पॉसेसिव केस, हर सन। अब सेंटेंस में आ जाओ, अब आपको चेंज करनी है वर्ब। तो सेंटेंस देखो यहाँ पर कौन सा है, डाइड है, यानी कि मेन वर्ब की लगी है सेकेंड फॉर्म। तो हम इसको चेंज करेंगे, ये हम सेंटेंस हमको आना चाहिए। तो जिन लोगों ने अगर टेंस के वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना, हमने इससे पहले आपको टेंस कंप्लीट करा दिए हैं। आप यूट्यूब में सर्च करोगे कि टेंस बाय हिराज, आप जैसे यूट्यूब में टेंस बाय हिराज सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से हमने आपको हिंदी से एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज समझाया, जिसमें से 27 क्लासेज हैं हमारी। तो जिन लोगों अगर नहीं देखा है तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ लेना, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में पकड़ अपनी मजबूत करनी है तो आपको टेंथ का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो जिन लोगों अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लेना। हर सन डाइड, हमने फर्स्ट डे क्लास में आपको बताया था टेंस में परिवर्तन, कि टेंस का परिवर्तन कैसे करते थे, जिसमें से हमने आपको बताया था ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट। अब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो हर सन, पास्ट परफेक्ट, हर सन हैड डाइड, हर सन हैड डाइड। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे बना, देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ और ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, आई सी सेड कामा इनवर्ट कामा इलास, इलास के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, माई सन डाइड। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट हर सन हैड डाइड। ये हमारा हुआ नियम नंबर फर्स्ट। अब हम इसी के आगे पढ़ेंगे नियम नंबर सेकेंड के बारे में। अब हम इसी के आगे नियम नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। रूल नंबर, ये हमारा हुआ फर्स्ट, अब रूल नंबर सेकेंड। अब हम जानेंगे रूल नंबर सेकेंड के बारे में कि उसमें कौन कौन से क्या क्या चेंजेस आते हैं, या उसमें आरबी की वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं, या फिर आरएस के वाक्य में कैसे क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर वही नियम होता है अपना, यहाँ पर आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट हो गया,
यहाँ पर आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 90% ये समझ लेना इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, 10% में होता है, तो वो बता देंगे जब एग्जाम्पल उसके बताएंगे अलग से। तो यहाँ पर कामा एंड कमा लगा होगा, इसके बाद लास्ट में लगा होगा फुल स्टॉप। अब यहाँ पर आपको कुछ बस याद रखने हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हुर्रा, 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 HURRAH, हुर्रा के बाद लगा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद हा हा, हा हा, ये दोनों वर्ड्स आपको समझ लेना साथ में आएंगे, और लगा हुआ एक्सक्लेमेशन। ये होते हैं प्रसन्नता के लिए, ये होते हैं प्रसन्नता के लिए, ये होते हैं प्रसन्नता के लिए। ये अभी हमने आपको ये बताए थे, ये अभी जब हमने रूल नंबर फर्स्ट हमने आपको जब बताया था, तो ये शब्द जो हमने रूल नंबर फर्स्ट में आपके साथ डिस्कस किया था, ये होते हैं दुख के लिए। रूल नंबर फर्स्ट में जो हमने आपको बताया था ये वर्ड्स किस में से क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने बताया था एलास हो, आ हो, या फिर ओ हो, ये आते हैं दुख के लिए। तो इसको हम चेंज, आरबी की वर्ब चेंज होती है एक्सक्लेम विथ सारो में। अब हमारा नेक्स्ट रूल आ रहा है, रूल नंबर सेकेंड, जिसमें से हुर्रा, हा हा, ये आदि वर्ड्स मिलेंगे। तो अगर आरएस के वाक्य में ये वर्ड्स मिलेंगे, ये होते हैं प्रसन्नता के लिए, तो इसका बनाने का तरीका क्या होगा, तो हम समझेंगे अब इसके बनाने का तरीका। ये होता है डायरेक्ट स्पीच में, अब हम इसका इनडायरेक्ट आपको बताएंगे कि इनडायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम हमारा काम ये होता है आरबी की वर्ब को चेंज करना, इनडायरेक्ट में आरबी की वर्ब को चेंज करना। आरबी की वर्ब हम कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर हम अब इसको इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, ये आपको ये समझ लेना आरबी की वर्ब, और ये वर्ड्स आपको याद करने होंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि आनंद प्रसन्नता के लिए हुर्रा हो गया, हा हा हो गया, ये आते हैं आनंद के लिए या प्रसन्नता के लिए, तो ये चेंज होते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। अब यहाँ पर हम वही कामा इन्वर्ट कामा को उठाकर, उसमें भी दैट लगा रहे थे, इसमें हम दैट लगाएंगे, कामा इन्वर्ट कामा को उठाकर लगाएंगे हम दैट। इसके बाद ये समझ लेना सेंटेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है SHVO, लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, हुर्रा में, हा में एक्सक्लेमेशन लगा होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, कमा एंड कमा क्लोज होगा। ये होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम चेंज करेंगे आरबी की वर्ब में, हमने कहा जो वाक कमा एंड कमा बाहर होगा वो होगा आरबी का वाक, तो इसमें हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है, तो हम इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय में, क्योंकि ये हो रहा है प्रसन्नता के लिए, हुर्रा है, हा है, ये आते हैं प्रसन्नता के लिए, तो इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय में। आपको ये समझ लेना आरबी के वर्ड में परिवर्तन क्या होता है, ये चीज़ें याद रखें। और इसके बाद ये जो वर्ड्स आ रहे हैं आर एस के वाक्य में, हुर्रा हो गया, हा हो गया, और इसके बाद ओ हो गया, और इसके बाद आ है, एलास है, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपको ये समझ लेना सेंटेंस कभी भी किसी भी हाल में गलत नहीं होने वाले हैं, लेकिन आपको इसके लिए ये जो हमने आपको वर्ड्स बताए हैं, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के बारे में हम इसके एग्जाम्पल के बारे में अब जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल, इसी के जो हमने भी नियम रूल नंबर सेकेंड जो हमने पढ़ा है, अब हम इसी के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, इसके एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल, आई सेड, कामा इनवर्टेड कामा, हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा के बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रा के बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब इसको हमको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, हमने यहाँ पर कामा एंड कमा क्लोज कर दिया। अब आपके सामने जैसे सेंटेंस आएगा, तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आपको सर्वप्रथम पहचानना है कि ये सेंटेंस हमारा कैसा है। तो हमने देखा हुर्रा आ रहा है, इसके बाद लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमने नियम नंबर सेकेंड में पढ़ा कि यहाँ पर हुर्रा, हा आदि वर्ड्स आएंगे, तो ये हमारा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ये होते हैं प्रसन्नता के लिए आते हैं। तो आरबी के वर्ड में क्या चेंज होगा, आरबी के वर्ड में चेंज ये होगा कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसमें इसको हम चेंज करेंगे, इसमें किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करेंगे आरबी की वर्ब को। और कामा इन्वर्टेड कामा, हम कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाएंगे दैट लगाने के बाद आगे सेंटेंस हमारा बनता है SHVO, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आपको सेंटेंस पहचानना है,
सेंटेंस पहचानने के बाद आपको उसके आरबी के वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं, फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में लानी है। तब इसके बाद हम आगे सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने पहचान लिया सेंटेंस को कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है, और वो प्रसन्नता के लिए आ रहा है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो इसमें हम ये आपको बताया था कि इसमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाते हैं। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब यहाँ पर आपको कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट, लगाना पड़ेगा दैट। अब वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, आई, इसका बहुवचन कर्ता बनेगा दे, क्योंकि वी है तो इसका बहुवचन कर्ता दे में चेंज होगा। तो दे। अब हैव वन, तो हमको तुरंत जाना है सेंटेंस में कि ये सेंटेंस कैसे हम चेंज करेंगे। तो देखो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज है प्रक्रिया होती है और इसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैज हैव लगा है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑल प्रेजेंट चेंज होता है सेम पास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग में क्या होती है, हैड, वो भी सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो दे हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। यहाँ पर ही हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दे हैड वॉन द मैच। अब इसी के आगे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू मी, कामा इन्वर्ट कामा, हा हा, हा के बाद इसके समय फिर हा हा, हा हा, आई गॉट द जॉब, आई गॉट द जॉब। तो ये हमारे वर्ड्स आपको सेंटेंस पहचानना है, ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि आपको कुछ ना कुछ उसमें हिंट्स दिया रहेगा। तो इसमें आ रहा है हा हा, तो हा हा जब आ जाए आपके सेंटेंस में, ये आते हैं प्रसन्नता के लिए। इसको हम आरवी की वर्ब में चेंज जब करना होता है तो हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। तो इसको भी हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड, माई यहाँ पर सॉरी फ्रेंड लिखा है, माई फ्रेंड, तो इसको हम इंडायरेक्ट बनाएंगे माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड मी जॉय दैट, हमने यहाँ पर कामा यूनिट कामा को हटाकर लगा दिया दैट। अब आई, तुरंत आपको नियम लिखना 123/सन, जिसमें से फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं आरवी के सब्जेक्ट के साथ से, सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या है माई फ्रेंड, माई, तो इसको हम चेंज करेंगे ही, माई ये आता है उसमें ही, देखो यहाँ पर गॉड, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट होगा पास्ट परफेक्ट में, ही हैड गॉट द जॉब। यहाँ पर माई फ्रेंड आ जाए, माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड, तो ये होता है थर्ड पर्सन में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर किया है ही। तो याद रखना कि अगर माई फ्रेंड आ जाए या हिज फ्रेंड आ जाए तो ये होते हैं, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। इस वजह से यहाँ पर हमने एज ए सब्जेक्ट, ये हमने आपको बताया है प्रोनाउन चार्ट में। प्रोनाउन हमने अलग अलग से वीडियो आपको अपलोड किए हैं, ये सब हमने अलग से हमने आपकी क्लास ली हैं, जिसमें हमने अगर प्रोनाउन का वीडियो तो जिसमें हमने आपको
सभी प्रोनाउन के बारे में बताया कि इस प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करते हैं और इसके सेंटेंस किस तरीके के होते हैं। तो ये चीज़ें अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये समझ लेना कि आपको ये वीडियो 100% देखना है और इसके बाद अपने जो जानकारी है, जो आपके पास नॉलेज है, उसको और भी गेन करना है। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होता है, लेकिन अगर तुम्हारे सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये समझ लेना ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में जॉय हो, यहीं पर सारो हो। अगर हम क्या बोल रहे हैं, बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने अभी जो फर्स्ट नियम बताया था उसमें इसका सेंटेंस नहीं आ रहा था ऑब्जेक्ट के, लेकिन जब ये सेंटेंस आ गया है ऑब्जेक्ट के तो ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट को हम लिखते कैसे हैं। तो ये लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी कामा हा हा आई गॉट द जॉब। हमने इसको बताया माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड के बाद मी, और यहाँ पर विथ नहीं लिखते हैं, विथ नहीं लिखते हैं इसमें भी या फिर उसमें। जो हमने फर्स्ट नियम बताया एक्सक्लेम्ड विथ सारू में, अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो विथ की जगह जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसको लिखने के बाद में हम लिखेंगे जॉय हो या फिर सारो। हमने क्या बताया कि जैसे ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो विथ की जगह जो ऑब्जेक्ट आ रहा है आरबी के वाक्य में, विथ की जगह जो ऑब्जेक्ट आ रहा है आरबी के वाक्य में, तो ये समझ लेना वही ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद जो लिखना है या जॉय लिखना हो या फिर सारो लिखना हो, फिर आगे हम उसी में परिवर्तन करते हैं। ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको लर्न रखना है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट न दिया होता, अगर इसमें ऑब्जेक्ट जैसे माई फ्रेंड सेड कामा हा हा आई गॉट द जॉब, तो इसको हम चेंज करेंगे माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जैसे हमने इसको इधर चेंज किया था तो इसको ऐसे ही इधर भी चेंज कर देंगे माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट की जगह ये समझ लेना विथ की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या हमने बताया, विथ की जगह पर ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, इसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा दैट लगाएंगे, उसके बाद वो हम अपना सेंटेंस लिखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि केवल हमको विथ की जगह पर, ये समझ लेना, ऑब्जेक्ट लिखना है। विथ की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद अगर आगे सारो है तो सारो लिखो या फिर जॉय है तो जॉय लिखो। तो ये सेंटेंस आपको ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लर्न रखना है। तो एक इसका एग्जांपल और ये करते हैं इसका ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी अगर समझ नहीं आया होगा तो इससे एक एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। तो ही सेड टू मी, he said to me, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन हुर्रा। he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, my old friend, my old friend has come, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। तुम्हारा ये सेंटेंस हुआ ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब हमको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है तो हमने सेंटेंस को आपको पहचानने में बताया था कि हुर्रा आ रहा है, हुर्रा के बाद लगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा यहाँ से हम पहचान गए, यहाँ से हमने इसको पहचान में कर लिया कि ये हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होगा, ये हमारा प्रसन्नता वाला वाक्य जिसको हम चेंज करते थे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, तो इसको हम बनाएंगे ही, इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं अब ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर होना चाहिए विथ, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, लेकिन हमने कहा अगर एक्सक्लेम्ड के साथ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया है आपको ऑब्जेक्ट, तो हमने ये बताया एक्सक्लेम्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा विथ की जगह, ही एक्सक्लेम्ड मी। अब इसके बाद चेंज होगा ये जॉय में। हमने क्या कहा
कि इसको होना चाहिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया है आरबी के वाक्य में, अगर आपको आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तो उस ऑब्जेक्ट की जगह आपको लिखना है, सॉरी विथ की जगह आपको उसी ऑब्जेक्ट को लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने दिखा ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ की जगह हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट ही एक्सक्लेम्ड मी जॉय। अब इसके बाद अपना नियम वही होता है कि हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट। ये आ गया हमारा हो रहा है इसी में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में दैट। अब सेंटेंस होता है SHVO जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, SHVO जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा किस हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का पर्सन। अब ये अभी इतने ये समझ लेना, जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो नहीं देखा है तो अपना प्रोनाउन चेंज करना देख लेना, क्योंकि हम यही नहीं बताते रंग के से हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का पोसेसिव क्या होगा हिज, हिज ओल्ड, हिज ओल्ड फ्रेंड, हिज ओल्ड फ्रेंड। हैज है तो एक चेंज होगा ये, क्योंकि है हमारा पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो चेंज होगा इसमें पास्ट परफेक्ट में। तो हैड लगेगा इसमें, माई ओल्ड फ्रेंड हैड कम। इसको हमने चेंज कर दिया, ये हमारा इनडायरेक्ट में सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो आपको ये समझ लेना ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट हमने लिखने का तरीका आपको बताया कि जैसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होता है यहाँ पर, तो एक्सक्लेम्ड लिखा, लेकिन ऑब्जेक्ट जहाँ पर विथ है तो विथ की जगह पर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये समझ लेना विथ की यहाँ पर होना चाहिए था विथ, लेकिन हमने कहा कि आपको विथ की जगह अगर आपके सेंटेंस में आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम विथ की जगह पर उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये बात आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये समझ लेना, आपको अपने दिमाग में इसको या रखना है कि हम इसको कैसे हम इसके सेंटेंस हम बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा। अब हम उसी का देखेंगे सी सेड, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, हा हा, हा हा, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड won the मैच। ये कामा इनवर्ट कामा क्लोज। हमारा सेंटेंस क्या लिखा है देखो, सी सेड कामा इनवर्ट कामा हर फ्रेंड वॉन द मैच। तो यहाँ पर आ रहा है हा आ रहा है, इसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और इसमें जॉय की बात की जा रही है, इस वजह से इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। तो सी एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ समझने लगे बात है इसमें, इस वजह से हमने केवल ये एक्स्ट्रा सेंटेंस आपको लास्ट में उठाया है कि अब आपको यहाँ पर समझना है कि हमने इसको चेंज कैसे किया है। अब यहाँ पर लिखा है इससे केवल यहाँ पर आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट ना देने होने की वजह से यहाँ पर हम विथ लिखेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विथ। अगर यहीं पर ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम विथ की जगह पर वो ऑब्जेक्ट लिखते, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। दैट, अब हमने यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगा दिया दैट। अब हर कौन सा पर्सन थर्ड पर्सन में आता है तो ये होता है नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हर फ्रेंड। अब ये सेंटेंस देखो आगे कौन सा लिखा है, वन द मैच, यानी कि विन वन, मेन वर्ब की लगी है सेकेंड फॉर्म, तो ये चेंज होगा किसमें, आल प्रेजेंट सेम पास्ट में होता है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो हर फ्रेंड हैड, हर फ्रेंड हैड वन द मैच। ये हमारा सेंटेंस बनकर यहाँ से तैयार हो गया।
तो ये अब हमने आपको इसमें ये देखो सेंटेंस ऊपर वाले में इसमें अंतर समझ लो। यहाँ पर हमने विथ क्यों लिखा है, यहाँ पर हमने विथ क्यों नहीं लिखा था। तो हमने आपको बताया कि एक नियम होता है कि अगर आरबी के वाक्य में, ये हमारा वाक्य आरबी के वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है, अगर आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तो ये समझ लेना जैसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो होता है, तो वहाँ पर विथ की जगह पर वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर हमने विथ क्यों नहीं लिखा है, तो यहाँ पर विथ हमने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट दिए हुआ था, तो यहीं पर ये ऑब्जेक्ट अपना आ गया विथ की जगह पर। ही एक्सक्लेम्ड मी जॉय, ही एक्सक्लेम्ड मी जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। ये अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमने आपको बताया, इसमें केवल डिफरेंस करने के लिए हमने आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताया है। सी सेड कामा एंड कामा हा हा हर फ्रेंड वन द मैच। तो ये सेंटेंस हमने आपको कैसे बताया, सी एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर देखो हमने विथ क्यों लिखा है, विथ हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। देखो सी सेड कामा एंड कामा हा हा हर फ्रेंड वन द मैच, तो इसमें ऑब्जेक्ट न दिए होने की वजह से हमने यहाँ पर विथ लिखा है। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हर फ्रेंड हैड वन द मैच। तो इसमें हमने आपको अंतर करना बताया। ये बहुत ही बारीक चीज़ है, लेकिन अगर समझ गए आप तो ये समझ लेना आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि हमने इसमें क्यों नहीं चेंजेस किए, इसमें चेंज हमने क्यों किया है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो हमने आपको अभी बताया है कि इसमें हम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें चेंज नहीं क्यों हमने किया है। तो ये चीज़ें कहाँ हम विथ लिखते हैं, कहाँ हम विथ नहीं लिखते हैं। अब अगर यही सेंटेंस आ जाए उसमें क्या नाम के अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था जिसमें एलास हो या फिर सारो हो, तो ये चीज़ें अगर इस सेंटेंस में आ जाए तो वो चीज़ भी देख लो। अगर उसमें भी आ जाए तो हम उसका भी एक नियम लिख कर सॉरी एक हम उसका भी एग्जाम्पल लिख के आपको बता रहे हैं कि हम उसको भी कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा एलास, एलास इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एलास योर सन हैड डाइड। ये हमारा कोई सेंटेंस लिखा है जिसमें से हमने आपको बता दिया इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। अब हमको सेंटेंस पहचानना है, तो हमारा ये रूल नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है जिसमें हमने आपको बताया था कि हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे थे। यहाँ पर लिखा है एलास और इसके बाद एलास लिखा हो या ओह लिखा हो या आह लिखा हो, तो ये हमारे होते हैं कौन से सेंटेंस, रूल नंबर फर्स्ट जिसमें आपको बताया जिसमें दुख का भाव प्रकट हो। तो उसमें आरबी की वर्ब को हम किसमें चेंज करते हैं, उसमें हम आरबी की वर्ब चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, क्योंकि दुख का भाव प्रकट होता है, इसमें दुख का भाव प्रकट हो रहा है, इस वजह से हम इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। अब देखो यहाँ पर लिखा है एलास, एलास लिखने के बाद यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे पहले हमने अभी जब फर्स्ट नियम पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट लिखकर नहीं बताया था। तो इस वजह से ये बातें समझाने के लिए मैं फिर से एक बार ऑब्जेक्ट लिखकर आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ये समझ लें दिमाग में परमानेंट सेट हो सके। तो सी, अब हम इसको बना रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो सी एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है तो ये समझ लेना ऑब्जेक्ट दिया होने की वजह से हम यहाँ पर विथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है मी, तो विथ की जगह पर हम लगाएंगे मी। सी एक्सक्लेम्ड मी सारो, ये बहुत ही बारीक चीज़ है। दैट, अब योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो मी चेंज होगा दैट माई सन। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, तो ये इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो माई सन हैड डाइड का डाइड, इसमें हमने क्या देखा
कि सी इज क्लेम्ड। यहाँ पर देखो आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, तो ऑब्जेक्ट दिए होने की वजह से यहाँ पर हमने विथ की जगह पर, यहाँ पर विथ की जगह पर हमने उसी ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो आज की क्लास हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था रूल नंबर फर्स्ट से। यहाँ से पढ़ते पढ़ते हमने रूल नंबर सेकेंड के बारे में आप लोगों को बताया कि रूल नंबर सेकेंड कैसे अप्लाई होगा और उसको हम कहाँ कब कैसे अप्लाई करेंगे और उसमें सेंटेंस कैसे होते हैं, उसके बनाने तरीका क्या होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट हमने यहाँ से आज की क्लास को स्टार्ट किया था रूल नंबर फर्स्ट से। अभी हमारे पास इसका रूल नंबर थर्ड और बचा है, इसके बाद रूल नंबर फोर्थ। इसके कुल ये समझ लेना फोर्थ रूल है। चार आज हमने 2 नियम पढ़ लिए हैं, कल इसके 2 नियम और आएंगे। तो ये 2 नियम हो जाने के बाद ये हमारा यहाँ से ये समझ लेना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस 2 दिन की क्लासों में समाप्त हो जाएगा। तो ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लेना सभी के लिए। जो लोग भी अगर रेगुलर हमारे साथ जुड़े हैं तो ये समझ लेना अब आपको रेगुलरिटी के साथ क्लास मिलेंगी। तो आपको 100% यहाँ से ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, मैंने जो अभी तक आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हो मैंने आपके सामने मिस नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट हमने मिस कर दिया, एक भी कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने मिस नहीं किया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। और जब इसके और भी डिफरेंट तरीके से जो आपको ये समझ लेना जो डिफरेंट तरीके से इसके बनते हैं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम इसकी अलग से सीरीज लगा देंगे। तो उस वीडियो में या उस क्लास में हमें समझ लेना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बनने वाले होंगे तो वो हम उसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन में हम पढ़ रहे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा। हमने आपको बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो जो वाक्य ये समझ लेना जिस सेंटेंस में या तो कोई दुख की भावना प्रकट हो या फिर कोई हर्ष या उल्लास का वर्णन किया जाए या फिर किसी को शाबाशी दी जाए, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क 100% आएगा। या फिर सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू हो और लास्ट में लगाओ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये सब बातें हम बताएंगे कल क्लास में। लेकिन जो आज की क्लास में है तो जिसमें से आपको हमने बताया था एक्सक्लेम्ड विथ सारो और एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ सारो और एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में कैसे हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने बताया कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इसको हम इनडायरेक्ट में बनाते समय चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, क्योंकि दुख की भावना प्रकट हो रही है इस वजह से यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर हम लगाएंगे दैट। इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा एलास आ ओ आदि शब्द, एलास ओ आ आदि शब्द ये होंगे। तो यहाँ पर ये समझ लेना इसको हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। और इसके बाद सेंटेंस हमारा बनेगा नेक्स्ट असर्टिव सेंटेंस। अब आगे का सेंटेंस हमारा बनेगा असर्टिव सेंटेंस जिसमें होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज करेंगे इसको। और इसके बाद यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल बताया लिख के कि हम एग्जांपल यहाँ पर कैसे एग्जांपल हमारे होते हैं। यहाँ पर आई सेड कामा इनवर्ट कामा ओ आई एम रियंड, तो इसको हम कहते हैं हमने इसको चेंज किया आई एक्सक्लेम्ड विथ सारो। हमने यहाँ पर विथ क्यों लिखा है क्योंकि हमको इसमें आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया होता तो यहाँ पर हम विथ की जगह पर उसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पर विथ लिखा है। आई एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट आई वाज ह्यूम्ड। ये हमारा हुआ फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। और इसके बाद सेकेंड क्या है सी सेड कामा इनवर्ट कामा एलास माई सन डाइड। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हमारे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट न दिए होने की वजह से हमने एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिखा है। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हर सन हैड डाइड। सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हर सन हैड डाइड। अब नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है देखो। अब हमारा नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट नियम हमारा रूल नंबर सेकेंड लिखा है जिसमें से हमने आपको बताया इसमें ये आरबी का वाक्य और ये आर एस का वाक्य है। तो इसमें ये समझ लेना अभी हम दुख वाले शब्द पढ़ रहे थे या दुख वाले सेंटेंस पढ़ रहे थे जिसमें दुख की भावना प्रकट हो गई, लेकिन अब इसमें प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा। ये सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कामा इनवर्ट कामा इसके बाद हुर्रा हा हा ये शब्द मिलते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप इसके बाद कामा इनवर्ट कामा क्लोज होता है। ये होता है डायरेक्ट स्पीच में। आपको काम ये करना है कि सर्वप्रथम आपको सेंटेंस को पहचानना है कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस को पहचानने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें आरबी की वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस हमने जान लिया कि हमारा प्रसन्नता का सेंटेंस है, इस वजह से हमने इसको चेंज किया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। अब यहाँ पर हमने कामा इनवर्टेड कामा को उठाकर लगाया दैट। दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट SHVO का नियम लगता है।
तो ये हमारा इसका नियम हो गया। अब इसके बाद इसके हमने आपको 3 से 4 करीब एग्जाम्पल बताए कि इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। तो एग्जाम्पल के बारे में वन बाई वन हम डिस्कशन करते हैं। देखो, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है इस वजह से हमने विथ लिखा है। आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट हमारा क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी कामा एट कामा हा हा आई गॉट द जॉब। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट आ गया है आरबी के वाक्य में, तो एक्सक्लेम्ड विथ की जगह पर हम उसी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड मी जॉय दैट ही हैड गॉट द जॉब। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, देखो, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैड कम। तो ही एक्सक्लेम्ड मी जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा हा हा हर फ्रेंड वन द मैच। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इस वजह से हमने विथ लिखा है। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हर फ्रेंड हैड वन द मैच। अब हमारा लास्ट अंतिम सेंटेंस क्या है, सी सेड टू मी कामा एंड कामा एलास योर सन हैड डाइड। तो सी एक्सक्लेम्ड मी, यहाँ पर हम विथ नहीं लिखेंगे, सी एक्सक्लेम्ड, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। सी एक्सक्लेम्ड मी सारो दैट माई सन हैड डाइड। तो आज की क्लास में हमने रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड के बारे में हमने हमारे इसमें 2 रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड हो चुके हैं, जिसमें से हमने 2 नियम पढ़ लिए हैं। कल की क्लास में हमारा रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर फोर्थ होगा विथ एग्जाम्पल के साथ। ऐसे ही हम आपको समझाते हुए एक एक वर्ड को बताते हुए चलेंगे। तो ये समझ लेना, कल की क्लास में भी आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हमारा कल की क्लास में रूल नंबर थर्ड और रूल नंबर फोर्थ होगा। और जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना, आप लोग बहुत ही ज़्यादा, हमने जो हमारी जो क्लासें हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं, तो हमने आपको इसी तरीके से समझा कर वन बाई वन और इसके बाद वर्ष टू वर्ष हमने आपको बताया है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप सर्च करेंगे नरेशन बाई राज। ये हमारी आज की 11th नंबर की क्लास है। तो आपको नरेशन बाई राज जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 11 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो इससे आप धीरे धीरे यहाँ से अपना देख सकते हैं और अपनी जो जानकारी को है और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका 10th का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप 10th बाई राज भी सर्च कर सकते हैं। हमारा 10th का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने अगर 10th का टॉपिक नहीं देखा है तो 10th बाई राज आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से हमारे 10th के 27 क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें से हमने आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज विथ एग्जाम्पल के साथ बताए हैं। तो ये आज की क्लास, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। असर्टिव सेंटेंस क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपको ऐसे ही तरीके क्लासें आपको आगे मिलने वाली हैं। अब नंबर ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास सब लिखने का वो भी है, तो इसमें अब नंबर ऑफ एग्जाम्पल हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने देखो करीब 7-8 एग्जाम्पल देखे और 2 नियम भी पढ़ लिए। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे की क्लासों में आपको ऐसे भी धीरे धीरे एग्जाम्पल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जो चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, तो हम उसको अगर रिवीजन करने लायक होगा हम रिवीजन कर ही देते हैं आते ही तुरंत। तो ये समझ लेना, अगर जो समझ में ना आए तो अपना कमेंट कर देना, और इसके बाद जो जहाँ पर समस्या अपना वहीं से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास है आज की रही, और ऐसे ही इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे भी शानदार क्लास होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम नियम नंबर थर्ड और नियम नंबर फोर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों का शेयर भी करना है। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।